Hello everyone, I'm back with your NTSC previous years question। जी हाँ, आज हम करने वाले हैं जो पिछले 5-7 सालों से जो NTSC में क्वेश्चंस आए हैं, थोड़ा सा हम उनको सॉल्व करते हैं। जो मैंने आपको हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर पढ़ाया था, उससे रिलेटेड ये हम थोड़े से NTSC लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे आज कि क्या क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 5-7 ईयर्स में आए हैं। ठीक है, तो उनको देखने से थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको प्रिपरेशन का लेवल क्या रखना है और कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। ठीक है, सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट। तो फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी यहाँ पर, लेट मी शॉर्टन इट, ज़्यादा बड़ा हो गया बेटा एक फ्रेम में। ओके, नाउ इट इज़ देयर। तो ये कह रहा है कि द प्लांट्स इन विच वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज फाउंड आर, इनमें से ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो ब्रायोफाइलम, इट रिप्रोड्यूसेस, और रादर रिप्रोड्यूसेस नहीं, इसको करेंगे वेजिटेटिवली प्रोपगेट्स बाय लीफ। आपको ध्यान है ना, लीफ पे जो एजेस पे वो आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, नॉट फ्लावर्स, बर्ड्स आते हैं, उन बर्ड्स से ये वेजिटेटिव, वो बर्ड्स अगर गिर जाते हैं तो वेजिटेटिवली प्रोपगेट हो जाती है ये प्लांट, है ना। शुगर केन, इसमें होती है स्टेम कटिंग, स्टेम को काट के लगा देते हैं, इसमें भी होता है स्टेम कटिंग। तो इन तीनों में दिख रहा है आपको हो रहा है, तो यानी हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ये तीनों में वेजिटेटिव प्रोपगेशन पाया जाता है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैंने आपको बताया है कि वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके और रिप्रोडक्शन करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, ये देखिए आप, नेक्स्ट इज, इफ द माइग्रेशन ऑफ टेस्टिस डज नॉट टेक प्लेस इन मैन फ्रॉम abdominal कैविटी टू स्क्रोटल सैक, देन, इसका देन थोड़ा सा यस, तो इफ द माइग्रेशन ऑफ टेस्टिस अगर abdominal कैविटी से स्क्रोटल सैक पे नहीं गया तो क्या होगा? तो आपको तो पता ही है कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए मैंने आपको पढ़ाया है कि टेस्टिस का स्क्रोटम में रहना ज़रूरी है, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए 2 से 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं होता, मैन विल डाई, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बिना रिप्रोडक्शन के भी लोग आराम से रहते हैं। तो इट्स नॉट अ कंपल्शन। द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर विल नॉट टेक प्लेस, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए दूसरे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है और वो हार्मोन्स बन जाएंगे। एंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल नॉट टेक प्लेस, ऐसा भी इतना नहीं है, बिकॉज मोस्टली हार्मोनल एक्टिविटी है ये दोनों, तो हार्मोन्स तो बन पाएंगे। हाँ, जो चीज़ नहीं होगा वो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन स्पेशली इस काम के लिए वो स्क्रोटम में है, बिकॉज इसके लिए स्क्रोटम प्रोवाइड्स 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस temperature than the body temperature। ठीक है, तो ये है, तो इस मेन है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ये टेम्परेचर नीडेड है, इसीलिए वो स्क्रोटम में है, बाकी के काम कोई खास हैम्पर नहीं होंगे। तो ये है आपका आंसर, दैट इज आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इट सेज वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम। तो नए प्लांट नाम वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, यानी इट इज मेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी ऐसे प्लांट पार्ट्स जो प्लांट का हिस्सा है। ठीक है, तो अब प्लांट का हिस्सा जो है वो है
देखो स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, ये सही आंसर दिख रहा है क्योंकि स्टेम रूट्स में ये सीड्स है। अब सीड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, ना कि वेजिटेटिव। वेजिटेटिव ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। लीव्स, अगेन यहाँ पर सीड्स आ गए, अगेन यहाँ पर स्पोर्स आ गए और सीड्स आ गए। तो इनकी वजह से आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन ए, दैट इज स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says asexual reproduction takes place through budding in। अब इनमें से budding कहाँ होता है? तो budding होता है अमीबा में, देखो फिशन होता है ना, वो भी कौन सा वाला? बाइनरी फिशन, ठीक है। प्लाज्मोडियम, इसमें होता है मल्टीपल फिशन, वो सिस्ट बना के जो बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो दैट इज मल्टीपल फिजन। लीशमैनिया, ये भी फिजन होता है बाइनरी वाला, ठीक है। तो बचता कौन है? बचता है ईस्ट, यानी ईस्ट में बडिंग होता है। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, ईस्ट। ये तो आपको आता ही रहा होगा। नाउ इट सेज sperm formation requires dash temperature as in normal body temperature। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया है कि वो 2 to 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर मांगता है, तो इसके लिए तो मैं क्या ही एक्सप्लेनेशन दूं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस। तो सेम हो नहीं सकता, हाई हो नहीं सकता, नॉट श्योर, तो क्या आंसर होगा? आंसर वुड बी सी, लो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा दैट आंसर वुड बी लो। Next, next question says the anther contains sepals, ovules, carpel, pollen grain। एंथर के अंदर क्या होता है? अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो स्टेमेन जो मैंने बनाया था, ऐसा जो स्टेमेन है, तो इसमें स्टेमेन में ये एंथर है और ये फिलामेंट होता है स्टेमेन का पार्ट, राइट? याद है आपको, ठीक है। तो इसमें एंथर के अंदर क्या पाया जाता है? देखो सेपल्स तो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये हो नहीं सकता। ओव्यूल्स फीमेल का पार्ट है, इट्स फीमेल पार्ट, और सेपल्स जो है वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और आउटर कवरिंग कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्शन में काम आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड योर एंथर इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसका आंसर होगा पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। एंथर को जब आप कट करते हो उसमें से देखना खूब सारे पाउडरी सब्सटेंस पॉलन ग्रेन्स बाहर आते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल्सो डन, द आंसर वुड बी डी, पॉलन ग्रेन्स। Next question. Okay. Which one of the following first receives the pollen during fertilization? जब फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा होता है, तो जो पॉलिनेशन होता है, तो पॉलिनेशन होने के बाद पहला मतलब फर्स्ट टाइम पॉलन ग्रेन को कौन रिसीव करता है? तो अब आप ये तो समझ ही गए होंगे। देखो पॉलन ट्यूब बाद में फॉर्म होता है जब वो पॉलन ग्रेन ग्रो करता है। फीमेल गैमेट को तो सबसे लास्ट में मिलता है, और पॉलन ग्रेन तो मिलता ही नहीं है, बस पॉलन ग्रेन के अंदर का गैमेट मिलता है। तो फीमेल गैमेट हो नहीं सकता, पॉलन ट्यूब हो नहीं सकता। स्टाइल में तो जर्मिनेट, रिमेंबर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यहाँ पर तो ओव्यूल होता है, इस जगह एग एंड ये हो गया। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, एंड दिस इज ओवरी, और ये अंदर में यहाँ पर है ओव्यूल। तो अब फीमेल गैमेट यहाँ है, तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा। स्टाइल में भी इसके बाद ही आएगा ना, मतलब जो पहला है उसी को मिलेगा। तो ऑब्वियसली द आंसर इज ऑप्शन ए, स्टिग्मा, ठीक है, जो टॉप पे आता है। तो पहले स्टिग्मा पे पॉलन्स लैंड करते हैं, फिर स्टिग्मा से पॉलन फर्दर जर्मिनेट करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट, ये क्या पूछ रहा है भाई? ये पूछ रहा है स्टेट द ऑर्डर इन विच वेरियस पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर अरेंज्ड फ्रॉम आउटर टू इनर। आउटर टू इनर मैं यहाँ लिखती हूँ भाई, सबसे बाहर तो होता है सेपल्स, सेपल्स के अंदर आओ तो मिलेगा पेटल्स, पेटल्स के अंदर आओ तो मिलेंगे स्टेमेंस, और स्टेमेन के अंदर आओ तो मिलेगा कार्पेल। अब ये ढूंढो ये कहाँ लिखा है? उधर है कार्पेल, स्टेमेन, पेटल, सेपल, ये अंदर टू बाहर हो रहा है। ये है पेटल, सेपल, सेपल सबसे बाहर होता है, राइट? तो ये हो नहीं सकता। सेपल, पेटल, स्टेमेन, कार्पेल, दिस शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑर्डर देख लो आप इसका, तो बी इज द राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं, आगे और भी हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। Which of the following organism is reproduced by spore formation? स्पोर फॉर्मेशन से कौन रिप्रोड्यूस करता है? इसका तो पता ही है। देखो, पटेटो जो है ये प्लांट है, तो ये बेसिकली ट्यूबर, एसेक्सुअली ट्यूबर से, और सेक्सुअली तो जो जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स करते हैं वैसे हो गया। स्पाइरोगायरा, इसका मेथड है फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअली फ्रैगमेंटेशन से करता है। इवन प्लेनेरिया जो है वो आपकी बुक में फ्रैगमेंटेशन के एग्जाम्पल में ही आ रहा है, तो फ्रैगमेंटेशन या फिर रीजेनरेशन, प्लेनेरिया का ये है ऑप्शन। तो बचता कौन है भाई? बचता है म्यूकॉर। म्यूकॉर इज द फंगी जो रिप्रोड्यूस करता है स्पोर फॉर्मेशन से। मोस्टली फंगीज जो होते हैं वो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, म्यूकर। आगे देखते हैं। ओके, मेथड ऑफ मैकेनिकल बैरियर टू अवॉइड प्रेगनेंसी। ठीक है, मैकेनिकल यानी फिजिकल बैरियर, तो उस हिसाब से देखो अबॉर्शन तो बैरियर है ही नहीं, ये प्रेगनेंसी अवॉइड करने का, अबॉर्शन इज नॉट अ वे आउट, बहुत गलत बात। ठीक है, सर्जिकल मेथड में नाम ही सर्जिकल आ रहा है, तो इसमें मैंने आपको सिखाया था वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी, याद है? वैसेक्टॉमी में वास्ट डिफरेंस और इसमें फेलोपियन ट्यूब्स। क्या करते हैं दोनों को कट एंड टाइड। तो किधर से आपको ये मैकेनिकल बैरियर लग रहा है? नहीं ना, सर्जिकल हो गया। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल केमिकल में आ जाएंगे, या फिर उनका तो कैटेगरी ही सेपरेट है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो ये केमिकल मेथड हो गया। तो भाई बचता क्या है? बचता है मैकेनिकल बैरियर। दिस वन इज द मैकेनिकल बैरियर, क्योंकि ये रबर और लैटेक्स के उससे बना होता है, शीट से बना होता है, तो इट इज़ worn ऑन द penis और द फीमेल vagina, wherein it collects all the semen and does not allow the semen to enter into the female body. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा condoms. Okay, the mechanical barrier. Next question. Next. Okay. So double fertilization is a unique feature of, देखो डबल फर्टिलाइजेशन किन में पाया जाता है? तो ब्रायोफाइट्स में तो बेसिक रिप्रोडक्शन हो जाए वही बड़ी बात है, बिकॉज लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो दे डोंट हैव एनी डबल फर्टिलाइजेशन, दे हैव बेसिक फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड स्पर्म या द मेल गैमेट। ठीक है, एल्गी में भी में वही कैटेगरी का आता है। जिम्नोस्पर्म ऑल्सो हैज सिंगल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे सब में, इन तीनों में सिंगल फर्टिलाइजेशन ही होता है, इंडिविजुअल वाला। ओनली द एंजियोस्पर्म इज द वन जिसमें आपको डबल फर्टिलाइजेशन वाला फीचर पाया जाएगा। मतलब ओनली द फ्लावरिंग प्लांट्स जो एंजियोस्पर्म होते हैं, इनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, और फ्लावरिंग प्लांट्स में ही ये फीचर जो है वो अवेलेबल होता है। दैट्स व्हाट मेक्स देम यूनिक। और डबल फर्टिलाइजेशन आपको पता ही होगा
इसमें दो चीज़ें हो रही हैं। क्या होता है इसमें? सबसे पहले होता है एग प्लस मेल गैमेट, इसका फ्यूजन होता है जिसको हम कहते हैं सिनगैमी, मैंने पढ़ाया था आपको। और दूसरी तरफ फीमेल पोलर न्यूक्ली प्लस मेल न्यूक्लियस, इसको मैंने पढ़ाया था आपको ट्रिपल फ्यूजन, है ना। और सिनगैमी, एक तरफ तो एग वाला फ्यूजन हो रहा है और दूसरी तरफ ये न्यूक्लियर वाला फ्यूजन, तो दो दो फ्यूजन्स हो रही हैं। तो इन दोनों की वजह से बनता है डबल फर्टिलाइजेशन, ये मैंने आपको पढ़ाया था और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से याद भी होगा। इसी बात पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आंसर इसका एंजियोस्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में in human female immature eggs are for the first time seen in ovary। अब ओवरी में कब immature eggs देखे जाते हैं? तो मैंने पढ़ाते समय आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि फीमेल्स आर born with the immature eggs after birth of a female। नए immature eggs बॉडी में नहीं बनते हैं। जितने पूरी लाइफ में एग बनाना है, लाइक पर मंथ 1 egg is डेवलप्ड, है ना, हर महीने एक एग बनता है। तो पर मंथ इफ 1 egg इज डेवलप्ड, तो उस हिसाब से पूरी ज़िंदगी में जितने एग्स बनाने हैं वो बिफोर बर्थ ही वो डिसाइड होके आ जाता है। आफ्टर बर्थ नए एग्स नहीं बनते हैं। दैट्स वाई रिप्रोडक्टिव एज ऑफ फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता। आफ्टर 45-50 ईयर्स में मेनोपॉज आ जाता है एंड देयर इज़ नो एग फॉर्मेशन आफ्टर दैट, ठीक है। क्योंकि फिक्स्ड, मतलब जितना बिफोर बर्थ ही वो फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स, इमेच्योर एग्स से बॉर्न होते हैं फीमेल्स। तो इसीलिए आंसर देखो एट प्यूबर्टी होएगा ही नहीं, बिकॉज आई टोल्ड यू द रीज़न। तो दिस कांट बी ड्यूरिंग फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तब भी नहीं, क्योंकि आंसर इसका सीधा सीधा आ रहा है कि बिफोर बर्थ एट द फीटस स्टेज। फीटस स्टेज में ही लाइफ में जितने एग्स यूज़ होने हैं वो आ चुका होता है। सो ये आपको ध्यान रखना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो इसका आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट, so in seed plants the motile non-motile gametes are carried to the female by। अब देखो फ्लावरिंग प्लांट में आपको एक चीज़ बताऊं, फ्लावरिंग प्लांट एक ऐसा ग्रुप है जिसमें जो मेल एंड फीमेल गैमेट है ना वो दोनों ही नॉन मोटाइल है। जनरली मैंने आपको पढ़ाया था कि जनरली जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, फीमेल स्टेशनरी होते हैं, बट इनके केस में ना दोनों गैमेट्स नॉन मोटाइल हैं। बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, क्योंकि गैमेट खुद नहीं जा रहा है। गैमेट कहाँ है? पॉलन के अंदर है, और वो पॉलन ट्यूब बना के, अगर आपको याद हो तो ये ओवरी है, यहाँ पर ये फीमेल एग है ना, मैं थोड़ा सा यूं ऐसे बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये एग है और इस यहाँ पर ये स्टिग्मा है और इस पे लैंड होता है सपोज पॉलन ग्रेन, ये ऐसा ऐसा बाहर से इसका है, और इसके अंदर ये गैमेट है, ठीक है। आई विल मेक द गैमेट विथ अ ग्रीन थिंग, और ये इसका न्यूक्लियस है, ये है। तो ये तो अंदर बैठा है। अब यहाँ पर जब पॉलन ट्यूब डेवलप होता है, वंस द पॉलन ट्यूब डेवलप्स, और ये यूं करके अंदर जाता है, ठीक है। पॉलन ट्यूब जब अंदर ऐसे मूव करता है एग के, तो इसके अंदर इसके साइटोप्लाज्म के थ्रू वो दोनों गैमेट्स इसके साथ में ऐसे आ जाते हैं, खुद नहीं मूव कर रहे हैं, पॉलन ट्यूब के सहारे उसके साइटोप्लाज्म में वो बह के आ रहे हैं, खुद नहीं चल रहे हैं। इसीलिए पॉलन ग्रेन्स के अंदर का जो मेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल माना जाएगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन खुद गैमेट नहीं है, पॉलन ग्रेन के अंदर में गैमेट है, ठीक है। एंड दे आर कैरीड बाय द पॉलन ट्यूब। तो आंसर मैंने समझा ही दिया,
आंसर हमारा आ जाएगा पॉलन ट्यूब, क्योंकि एयर के थ्रू तो पॉलिनेशन होता है, पॉलन ग्रेन जाता है, तो पॉलन ग्रेन मैंने कहा वो मेल गैमेट है ही नहीं, वो तो मेल गैमेट का कैरियर हो गया, तो एयर से पॉलन ग्रेन जाएगा, तो आंसर गलत। देन वाटर से भी बात, दोनों एयर वाटर से दोनों वही बात हो गई, इंसेक्ट्स भी, मतलब ऑल दीज थ्री दे हेल्प इन पॉलिनेशन एंड पॉलन ग्रेन आर नॉट द नॉन मोटाइल गैमेट। नॉन मोटाइल गैमेट है उसके अंदर का वो मेल गैमेट जो पॉलन के अंदर है, तो पॉलन के अंदर तो पॉलन ट्यूब लेके ग्रो करा रहा है ना, ठीक है। पॉलन, एयर, वाटर और इंसेक्ट्स तो पॉलन को ट्रांसफर कराने में हेल्प कर रहा है। सो रिमेंबर माय एक्सप्लेनेशन बिफोर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग हियर। थोड़ा है कंफ्यूजिंग, गलत शलत ना करके आ जाओ, ध्यान रखना। नेक्स्ट, मेनोपॉज इज द स्टेज इन फीमेल व्हेन मेंस्ट्रुएशन। अच्छा, मेनोपॉज क्या है? तो मेनोपॉज जो स्टार्ट होता है उसको कहा जाता है मेनार्क। तो मेनोपॉज जिसको बोलते हैं उसको मेनार्क बोलते हैं। रिप्रोडक्शन कैपेसिटी अरेस्टेड, ये वर्ड नहीं बोल सकते हम, ठीक है, या फिर नहीं, एक मिनट, प्यूबर्टी नहीं होता क्योंकि प्यूबर्टी में मेनार्क होता है। ओवरीज एनलार्जेस, वो नहीं। रिप्रोडक्शन कैपेसिटी अरेस्टेड, ये ज़्यादा, ये ठीक है, क्योंकि आफ्टर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया ना कि एट पर्टिकुलर एज एग्स जो हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं, बिकॉज दे आर बॉर्न विथ फिक्स नंबर ऑफ इमेच्योर एग्स। तो मैंने कहा था ना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि मेनोपॉज के बाद में एग्स वगैरह नहीं बनते हैं, तो वो इनडायरेक्टली यही बोलना चाह रहा है ना कि रिप्रोडक्शन कैपेसिटी अरेस्टेड, क्योंकि प्यूबर्टी तो मेनार्क होता है, मतलब प्यूबर्टी में फर्स्ट मेनोपॉज होता है। ओवरीज एनलार्जमेंट ये कोई चीज़ नहीं होती है ना, तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी अरेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइलम टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑर्गन। कौन से ऑर्गन से रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइलम टेक्स प्लेस, ठीक है। तो देखो, सीड से, ये तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, तो इसको हमें काउंट ही नहीं करना है। लीफ, सही आंसर पे आ गए ना हम लोग। इसको ऐसे करते हैं, देखो, रूट से वेजिटेटिव प्रोपगेशन कम होता है, ठीक है, कैरेट वगैरह में हो जाता है, स्टेम से पटेटो वगैरह में हो जाता है, ठीक है, लेकिन स्टेम से जैसे पटेटो में कर सकते हो, रूट्स में इसमें कैरेट वगैरह या स्वीट पटेटो उनमें हो जाएगा रूट से, ठीक है, स्वीट पटेटो इनमें रूट, ये रूट होते हैं बेसिकली, और पटेटो एक स्टेम होता है, अनियन स्टेम होता है, तो ये है। तो ब्रायोफाइलम आपको अगर ध्यान हो तो लीफ, और लीफ के एजेस में ऐसे बर्ड्स आ जाते हैं, आपने देखा होगा ना आपकी बुक में, ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स, और जब ये बर्ड्स गिर जाते हैं तो ये बन जाते हैं न्यू प्लांट। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर विल बी लीफ। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइलम टेक्स प्लेस थ्रू लीफ। गुड वन। नेक्स्ट, ये पूछ रहे हैं आपसे विच इज द कॉमन मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मैंने आपको ये पढ़ाया है ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस बाय टू वेज, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल तो जो होता है स्टेम, रूट, अभी जो थोड़ी देर पहले बताया मैंने, स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीफ हो गया, इनकी मदद से जब वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो नेचुरल में आ जाता है। लेकिन आर्टिफिशियली जब हम करते हैं तो वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, और उसमें आता है कटिंग। कटिंग में सबसे ज़्यादा जो चलता है वो है स्टेम कटिंग, जैसे कि रोज़ वगैरह में करते हैं। लेयरिंग, ये सब जैस्मिन वगैरह में करते हैं हम, जब सॉइल का वो बना लेते हैं। ग्राफ्टिंग हम ग्रेप्स वगैरह में देख लेते हैं, फ्रूट्स में देख लेते हैं, ऐसे करके अलग अलग प्लांट्स में कुल मिला के हम करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ऑल ऑफ देम, ये तीनों ही तरीके हम यूज करते हैं फॉर आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। नेक्स्ट वन,
सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टर ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर। अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन जो है इट्स अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन where pollens from same flower is deposited on the stigma of the same flower। एक ही फ्लावर के उसमें पॉलन जो है उसी के फ्लावर पे के स्टिग्मा पे जब लैंड करता है तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। तो ऐसा कब होता है? ऐसा देखो, फ्लावर्स आर लार्ज एंड शोई, बड़ा होगा, शोई यानी आराम से दिखेगा तो खुला है, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, सेल्फ नहीं होगा ऐसे में। स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर, दिस इज एंथर, ओके चिल्ड्रन। स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। ये तो और भी ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेगा क्योंकि दोनों की मैच्योरिटी टाइम ही डिफरेंट है। तो दोनों का मैच्योरिटी टाइम डिफरेंट है तो ऑब्वियसली स्टिग्मा तो तैयार है पॉलन लेने के लिए, एंथर मैच्योर ही नहीं हुआ है अभी। तो ऐसे केस में ऑब्वियसली स्टिग्मा विल टेक अप द पॉलन फ्रॉम द अदर प्लांट्स, तो क्रॉस ही होगा ना। पॉलन आर प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज, उससे क्या मतलब है? पॉलन की क्वांटिटी से तो मतलब ही क्या है? तो इसका आंसर होगा पेटल्स रिमेन क्लोज्ड एंड डू नॉट ओपन। पेटल्स यूँ बंद फ्लावर होगा तभी तो वहीं के वहीं गिरेगा, खुला रहेगा तो कहीं भी चला जाएगा, कॉमन सेंस है। सो आंसर इसका होगा पेटल्स रिमेन क्लोज्ड एंड डू नॉट ओपन। ऐसे में फ्लावर्स मोस्टली सेल्फ पॉलिनेशन उन्हीं में बाय डिफ़ॉल्ट होता है जिनके फ्लावर जो है वो क्लोज्ड होते हैं, जैसे पी प्लांट में होता है। ठीक है, नाउ ग्रोथ of pollen tubes towards ovule for fertilization is due to fertilization के लिए pollen tube जो मैंने बार बार समझाया अभी आपको, उसके लिए जो pollen tube grow हो रहा है वो किसका फीचर है? तो वो है फीचर ऑफ, देखो थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब होता है ग्रोथ मूवमेंट। ठीक है, व्हाट इज इट? ग्रोथ मूवमेंट। तो pollen tube भी ग्रो हो रहा है यानी कि ग्रोथ मूवमेंट में आ जाएगा, यानी ट्रोपिज्म है। अच्छा, अब ग्रोथ किस रीजन से हो रहा है? तो ग्रोथ हो रहा है थिग्मोट्रोपिज्म, इसका मतलब है रेस्पॉन्स, ग्रोथ रेस्पॉन्स टू टच। ठीक है, एग्जाम्पल जो प्लांट के टेंड्रिल्स होते हैं ना, देखे होंगे आपने टेंड्रिल्स, वो छोटे छोटे पतले जो ऐसे ऐसे कॉइलिंग हो जाती है, तो वो टेंड्रिल्स जो फ्लावर्स में आते हैं ना, वो टच के हिसाब से, टच से सेंसिटिव होते हैं तो टच की वजह से ग्रो करते हैं वो, तो उसको थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। ये हो नहीं सकता। फोटोट्रोपिज्म इज लाइट रेस्पॉन्स, ग्रोथ रेस्पॉन्स टू लाइट, सनलाइट की वजह से सन की तरफ घूम के और ग्रो करना, इस फोटोट्रोपिज्म से सनफ्लावर वगैरह करते हैं। हाइड्रोट्रोपिज्म इज पानी, रेस्पॉन्स टू, ग्रोथ रेस्पॉन्स टू वाटर, जो हमारे प्लांट्स करते हैं पानी को रेस्पॉन्स करके, है ना। तो आंसर इसका आ जाएगा कीमोट्रोपिज्म, बिकॉज एक्चुअली पॉलन ट्यूब जो है वो केमिकल रिस्पॉन्स का नतीजा होता है। तो होता क्या है कि पॉलन ग्रेन्स जो है ना, जब वो लैंड अप करते हैं स्टिग्मा पे, तो आप सोचो बहुत सारे स्टिग्मा पे पॉलन्स आते हैं, सारे के सारे पॉलन्स को अलाउ कर दे अगर जर्मिनेट करने को, तो फ्लावर बेचारा क्या करेगा? सोचो एक एनवायरनमेंट है, वहाँ पे फ्लावर है, उस पे जाने कितने पॉलन्स हवा में उड़ते हैं और कितने गिरते होंगे। सारे के सारे पॉलन को अगर वो जर्मिनेट करने को अलाउ कर दे तो हाइब्रिडाइजेशन तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, नेचुरली हो जाएगा। तो कहने का मतलब प्लांट्स भी इन मामलों को समझता है, वो रेस्ट्रिक्टेड पॉलन ग्रोथ ही करवाता है। रेस्ट्रिक्टेड एज इन जो उसके स्पीसीज़ का होता है, सिर्फ उसी के पॉलन को ग्रोथ करना अलाउड होता है, जो उसके स्पीसीज़ का नहीं होता उसको वो ग्रो नहीं करने देता है। ठीक है, यानी रोज़ को अगर पॉलिनेशन कराना है तो रोज़ पे रोज़ का ही पॉलन आएगा,
तो वो नेचुरली रिप्रोड्यूस कर पाएगा, अगर दूसरे फ्लावर का आ रहा है तो नहीं ग्रो करने देगा। अप्लाइज फॉर ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अपनी स्पीसीज के पॉलन को ढूंढते हैं। जैसे एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो डॉग रिप्रोड्यूसेस यूजिंग अ फीमेल डॉग, ऐसे एनिमल्स में होता है ना, सिमिलरली प्लांट्स भी यही करता है, वो अपनी स्पीसीज के पॉलन को ही अलाउ करता है, दूसरी स्पीसीज के पॉलन को अलाउ नहीं करता है। तो कैसे पहचानेगा ये अपना है और ये दूसरे स्पीसीज का है? तो उनके कोड लैंग्वेजेस केमिकल्स होते हैं। सर्टेन केमिकल्स ऐसे होते हैं जो इन सेम स्पीसीज वालों में कॉमन मिल जाते हैं, तो वो उन केमिकल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो केमिकल अगर मिल जाता है तो दे अलाउ, और वो केमिकल मिसमैच हुआ क्योंकि ऑब्वियसली स्पीसीज अलग होगा तो केमिकल मिसमैच करेगा। तो जस्ट लाइक आर्मी में होता है ना, कोड लैंग्वेजेस में बात करते हैं, तो अपने देश का होगा तो कोड लैंग्वेज जानता होगा, ऐसा। तो दैट्स व्हाट केमिकल। तो इसीलिए इट इज इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, ध्यान रखना। नेक्स्ट, if you want to produce plants like orange, grape, rose for commercial purpose, आप इसमें से कौन सा मेथड चूज करेंगे? तो आप सोचो कौन सा मेथड चूज करोगे बच्चों। ऐसे केसेस में देखो मोस्टली इनमें रोज सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसके लिए बेस्ट है कटिंग, स्टेम कटिंग। सो कटिंग हम यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली ऑरेंज ग्रेप में भी कटिंग से बहुत होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कटिंग, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसमें क्या दिखाया गया है बच्चों? सो दिस इज प्लेनेरिया, आप पहचान सकते हो, फ्रैगमेंट्स में कट हो रखा है, तो ये अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को, ये देखो इसने रीजनरेट कर लिया है, इसने ये वाला। तो बेसिकली समझ सकते हो आप, ना ही ये बडिंग है, ना ही फिशन है, ना ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इट इज द रीजनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन, सो इन द फॉलोइंग डायग्राम ABC है, तो A क्या है? ये नीचे का रेडिकल है, ये प्ल्यूम्यूल है, ये कॉटिलेडन है, तो C इज रेडिकल। तो ABC का ऑर्डर लेना है ना, तो रेडिकल, कॉटिलेडन, प्ल्यूम्यूल, मतलब ABC ऑर्डर लेना है। तो ABC का ऑर्डर अगर फॉलो करें तो A शुड बी, A इज प्ल्यूम्यूल, B इज कॉटिलेडन एंड C इज रेडिकल। अब ये देखो, तो प्ल्यूम्यूल, कॉटिलेडन, रेडिकल यहाँ दिख रहा है ऑर्डर, ठीक है। सो इट शुड बी द प्ल्यूम्यूल, कॉटिलेडन एंड रेडिकल। ओके बच्चों, नेक्स्ट, in plants the developing embryo is nourished by endospermic tissues. Its cell consist of, आपको मैंने पढ़ाया है ना, सिंस एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है ट्रिपल फ्यूजन से, याद है? ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन जब होता है तो ट्रिपल फ्यूजन होता है, जिसके अंदर 2 मेल न्यूक्ली एंड 1 फीमेल, उल्टा, 1 मेल न्यूक्लियस, 1 मेल न्यूक्लियस प्लस 1 की जगह यहाँ 2 आएगा, 2 फीमेल न्यूक्ली, पोलर न्यूक्ली, आपको याद हो। तो 2 इसके 1 इसके, तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 3n होता है ना, मैंने आपको पढ़ाया था। सो इट इज 3 जीनोम ट्रिप्लॉइड। तो एंडोस्पर्मिक टिश्यू जो होता है उसमें 3 जीनोम, जीनोम का मतलब कंप्लीट क्रोमोसोमल सेट, तो ये n इज कंप्लीट क्रोमोसोमल सेट। तो 3 होते हैं ना, 1 में 1 2 3, तो ट्रिपल फ्यूजन की वजह से एंडोस्पर्म बनता है विथ ट्रिप्लॉइड नेचर। तो ये तो हो गए आपके
वेरियस ईयर्स के NTSE क्वेश्चंस, तो बेटा NTSE के ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि लेवल वगैरह इस तरीके से हम मेंटेन रखेंगे ताकि हम सिलेक्शन ज़रूर निकालें, ठीक है। ऑन दिस नोट, हाउ डू द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर के ये क्वेश्चंस थे। अब हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन नाम के चैप्टर का हम देखेंगे जब वो चैप्टर ओवर हो जाएगा, तब फिलहाल उसको पढ़ेंगे। फिलहाल आप इस सब से यूज़ करके जस्ट क्रैक योर NTSE प्रिपरेशन, ठीक है। ऑन दिस नोट, इट्स अ गुड बाय, थैंक यू।